जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से शुरू हो चुका है दहशत रविवार यानी कि डर। साथ में हूँ मैं प्रोफेसर एक्स और आज मैं फिर से लौट आया हूँ आप सभी के लिए फिर से कुछ खौफनाक कहानियों को लेकर जो मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स द्वारा भेजी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा इतने लंबे इंतज़ार के लिए और थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सपोर्टर्स को जिन्होंने मुझे इस बीच मैसेज करके सपोर्ट किया और मुझे और भी नई वीडियोस के लिए मोटिवेट किया। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी के इस सिलसिले को। शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज प्लग इन योर हेडफोन्स एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज व्हिच आर अननोन। सो दोस्तों आज की पहली कहानी मुझे भेजी है सुमिता अग्रवाल जी ने अहमदाबाद गुजरात से। मैं आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, ये घटना लगभग 6 साल पुरानी है और उस दौरान हम यानी कि मैं और मेरे पति एक 25 साल पुराने फ्लैट में रहा करते थे। उस फ्लैट में रहते दौरान हमारे साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने हमको मजबूर कर दिया था ये मानने के लिए कि वो फ्लैट हॉन्टेड था। उस फ्लैट में रहते दौरान जो पहली घटना मेरे साथ घटी थी वो उस रात की है जब मैं लिविंग रूम में ही किसी वजह से सो गई थी। जितना मुझे याद है मैं सोने से पहले टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला था। ठीक 4 बजे मैं नींद से जाग गई। मैं श्योरली इसलिए बोल सकती हूँ कि उस वक्त 4 बजे थे क्योंकि बेडरूम की घड़ी में 4 बजने का साउंड हुआ था। मैं नींद से पूरी तरह जग गई और अचानक मैंने रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। घर में मैं और मेरे पति ही रहते थे तो मुझे लगा वो मेरे पति ही होंगे। मैंने देखा मेरे पति ने एक चादर को मेरे बगल से उठाया और उसे मेरे ऊपर रख दिया, ऑफ कोर्स मुझे ढकने के लिए क्योंकि ठंड बहुत थी। चादर को मेरे ऊपर रखने की वजह से उनका हाथ मेरे कंधों से टकराया और मैं बेहद डर गई क्योंकि उनका हाथ बेहद ठंडा था। मैं चादर को मेरे ऊपर से हटाकर मेरे पति से कुछ पूछती इससे पहले मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मैंने हमारे बेडरूम में मेरे पति के खर्राटों की आवाज सुनी। मैं बेहद डर गई। मैंने किसी और नहीं देखा और आंख बंद करके 1 से 3 तक गिना और दौड़कर बेडरूम की ओर चली गई। मैंने मेरे पति को नींद से जगाया और उन्हें सारी बातें बताई। हम दोनों ने मिलकर पूरे फ्लैट की तलाशी की लेकिन जाहिर रूप से हमें वहां कोई नहीं मिला। पर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मेरे लिविंग रूम में उस दिन और भी कोई था। हमारे उस फ्लैट में रहते दौरान ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे साथ घटी है जो मैं एक बार में लिख कर नहीं बता सकती, पर ज्यादातर घटनाएं 4 से 5 बजे के बीच ही घटते थे। जैसे कि हमें अक्सर रात को 4 बजे के बाद 2 बच्चों के बात करने की आवाजें सुनाई देती थी। हमने कई बार नींद से उठकर उन्हें खोजा पर कहीं कुछ नहीं मिला। घर में किसी के दौड़ने की आवाज तो आम बात ही थी। इन सभी घटनाओं में से एक घटना है जो सबसे डरावनी है और उसकी वजह से हमने उस फ्लैट को छोड़ दिया। जितना मुझे याद है उस घटना की शुरुआत हुई थी एक रात को जब मैं घर में अकेली थी। मेरे पति उस दिन ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। क्योंकि मुझे रात को डर लगता था इसीलिए मैंने लाइट जलाकर सोने का फैसला किया और मैं लाइट को ऑन करके सो गई। पर ठीक 4 बजे मेरी नींद फिर से टूट गई उसी लिविंग रूम वाली घड़ी की आवाज से। पर मैंने नोटिस किया मेरे रूम की लाइट जली हुई नहीं थी। अंधेरा था और जितनी रोशनी आ रही थी वो भी खिड़की की ओर से ही थी। मैंने खिड़की की ओर ध्यान से देखा तो लगा वहां कोई खड़ा है। मैंने डर से मेरी आंखों को बंद कर लिया और जब मैंने आंखों को फिर से खोला मैंने सफ़ेद कपड़ों में
एक औरत को वहां खड़े देखा, ठीक मेरे सामने। लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें। मैं चीख उठी और शायद डर के मारे वही बेहोश हो गई। सुबह मेरे पति ने दरवाजा तोड़कर मुझे रूम से निकाला। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने भी ऐसी ही एक लंबे बालों वाली औरत को कई बार लिविंग रूम में देखा है, पर इसके बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं डर जाऊंगी, और वैसे भी वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी। मैं उस फ्लैट में अभी एक भी सेकंड के लिए नहीं रहना चाहती थी। मैं शाम को मेरे मायके चली गई और मेरे पति मुझे वहां छोड़ने आए। मैंने सारी बातें मेरे मम्मी पापा को बताई। उन्होंने जल्द से जल्द रूम को छोड़ने के लिए कहा। बड़ों की बात मानकर हमने उस फ्लैट को बेच दिया, पर अभी भी वहां रहने वाले लोगों के कॉल्स हमें आते हैं। उनका भी कहना है कि वो भी किसी लंबे बालों वाली औरत को देखते हैं। ये औरत कौन है ये हमें नहीं पता, पर इतना पता है वो वही रहेगी जब तक वो फ्लैट वहां रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ वक्त आ गया है दूसरी कहानी को शेयर करने का। ये कहानी हमें एक बॉर्डर पे तैनात आर्मी के जवान ने भेजी है। मैं आगे की कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। वो लिखते हैं, मैं उस दौरान इंडियन आर्मी का एक जवान हुआ करता था। हमारे ट्रेनिंग कैंप में एक बेड हुआ करता था जिसे लोग भूतिया मानते थे। सबका मानना था जो भी उस बेड पे सोता है वो कोई भी लाइलाज बीमारी से मारा जाता है। इसका कारण तो किसी को मालूम नहीं था, पर इस अंधविश्वास वाली बात को हमारे ऑफिसर्स तक मानते थे। शायद इसी कारण से कोई उस बेड को हाथ नहीं लगाता था और ना उस पर लेटने का किसी के पास गुर्दा था। जब मेरी पहली बार रिक्रूटमेंट होती है, मुझे वही कमरा मिलता है जिसमें वो भूतिया बेड था। सीनियर्स ने पहले दिन ही उस बेड के बारे में हमें बता दिया था, तो उस बेड के आसपास भटकने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो बेड ही नहीं बल्कि पूरा रूम भी भूतिया लगता था। आए दिन मेरी कुछ न कुछ चीजें गुम हो जाती थी और मिलती भी अजीबो जगहों में थी, जैसे कि बैग के अंदर, खिड़की के नीचे, टेबल के नीचे और कभी कभी तो उसी भूतिया बेड के पास। मैंने इसके बारे में मेरे दोस्तों को बताया और उन्होंने भी एक ही बात बोली। इसके बाद उस रूम में रहते दौरान हम हमारी सारी चीज़ें बैग में चेन के अंदर बंद करके रखते थे और मैं भगवान से मांगने लगा जितनी जल्दी हो सके मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए और मैं ये कमरा छोड़ दूँ। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और फिर एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने हम सभी के दिल को दहला दिया। उस रात 10 बजे तक सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। ऐसा आर्मी ट्रेनिंग कैंप में आम बात है। मेरा दोस्त रात को अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने उसे बोला सो जाने को क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। वो ऐसा अक्सर करता था और उसकी वजह से हम सभी की नींद खराब होती थी। मेरे कुछ देर और कहने पर उसने बात करना बंद कर दिया और वो मोबाइल को चार्ज करने स्विच बोर्ड की ओर चला गया। उसके स्विच बोर्ड की ओर जाते ही हमने बाहर हमारे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। हमें लगा वो हमारे मेजर है जो चेक करने आए हैं कि सब सो गए हैं कि नहीं, और इसी के साथ सभी अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद हमारा दरवाज़ा खुल गया और हमने हमारे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। हम सभी आग बंद करके लेट गए तो हमने देखा नहीं वो कौन था। वो जो कोई भी था रूम पर बहुत देर तक खड़ा था क्योंकि उसके सांस लेने की आवाज़ सभी ने सुनी थी। मैं सो गया था और जब मैं सुबह उठा मैंने देखा मेरे रूम में हलचल है। लोग किसी बात पर बहुत उत्तेजित हैं। सभी उस भूतिया बेड के चारों ओर उसे घेर कर खड़े हैं। मैं भी उठकर देखने चला गया कि क्या हुआ है।
पता चला कि मेरा वो दोस्त मर के उसी भूतिया बेड पर पड़ा हुआ है। उसके गले से बेहद खून बह रहा था और पूरा बेड खून से भीग चुका था। बेड पर कोई चादर ना होने के कारण पूरे रूम में खून फैल चुका था। बाद में ऑफिसर्स भी चेक करने आए। हमने उन्हें सारी बातें बताई। ऑफिसर्स ने बताया उनमें से कोई भी रात को चेक करने वहां आया ही नहीं था, बल्कि कल रात को पार्टी थी, सब वही थे। हम सभी ने अंदाज़ा लगाया कि शायद कल जब हमारा दोस्त मोबाइल चार्ज करने चार्जिंग पॉइंट के पास गया था तो कॉरिडोर के सामने पैरों की आवाज़ को मेजर की पैरों की आवाज़ समझकर वो उस बेड पर सोने का नाटक करने के लिए लेट गया होगा, क्योंकि वही बेड उसके सबसे सामने था और वही बेड उसकी मौत का कारण बन गया। पर रात को एक व्यक्ति मर गया और हम में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। ये कैसे पॉसिबल है ये हमें नहीं पता। शायद हम सभी किसी वजह से हिप्नोटाइज हो गए होंगे या फिर पूरे दिन की थकान के कारण हमें नींद आ गई होगी। बाद में इस केस को किसी जंगली जानवर का हमला कहकर दबा दिया गया। हमने हमारा पूरा ट्रेनिंग पीरियड डर के माहौल में गुजारा। ट्रेनिंग खत्म करके जब हम छुट्टियों में चले गए और छुट्टियां काट कर अपना सामान लेने जब हम रूम पहुंचे तो हम सब चौंक गए। हमें उस बेड पर गुच्छों में लंबे लंबे औरतों के बाल दिखे। उस ट्रेनिंग कैंप में कोई औरत कहां से आई ये तो नहीं पता, पर ऑफिसर्स को इसके बारे में बताने पर उन्होंने इस बात पर चिंता जताई। बाद में हम सभी अलग अलग जगहों पर पोस्टेड हो गए। पर जब बाद में कुछ सालों बाद मैंने कुछ नए रिक्रूट से पता लगाया तो पता चला उस ट्रेनिंग कैंप के ऑफिसर्स ने कुछ साधु या फिर तांत्रिक की मदद से उस बेड को जला दिया। तांत्रिक का मानना था कि उस बेड पर इस्तेमाल किए गए लकड़ियों में से कोई एक लकड़ी किसी मरे हुए इंसान के कॉफिन की थी। कहानी को भेजा है दमन आयुबी ने रोहतक, हरियाणा से। दोस्तों, इसी के साथ वक्त आ गया है हमारी आखिरी कहानी को पेश करने का, जो कि किसी के द्वारा भेजी नहीं गई है बल्कि एक किंवदंती है, या बोला जाए तो एक फोकलोर है जो कि काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश में। तो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पुरानी बात है। एक रात एक लड़का शहर से अपने गांव में जा रहा होता है। अभी वो गांव से कुछ दूर ही था कि उसने अंधेरे रास्ते के किनारे एक लड़की को खड़े देखा। उसने अपनी गाड़ी को रोककर उस लड़की से पूछा कि वो कौन है और उसे कहाँ जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि वो सामने ही एक छोटे से गांव में रहती है और उसका नाम रीता है। उस लड़के ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला कि वो उसे छोड़ देगा। वैसे भी उस लड़की को वहां अकेले छोड़ना भी खतरों से खाली नहीं था। रास्ते में उन्होंने बहुत सारी बातें की और इसी तरह बातों बातों में उस लड़की का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। उसने उस लड़की को उसके घर ड्रॉप किया। लड़की ने उसे थैंक यू बोला और वो अपने घर में घुस गई। वो लड़का भी अपने गांव की ओर बढ़ गया। उस रात के बाद दूसरे दिन सुबह उस लड़के को अपनी कार की बैक सीट पर एक स्कार्फ पड़ा हुआ मिला। उसे पता था कि वो स्कार्फ उस लड़की का ही है, क्योंकि उस स्कार्फ को उसने उस लड़की के गले में देखा था। बस फिर क्या, वो अपने कार में बैठा और चल पड़ा उस स्कार्फ को लौटाने। वैसे भी ये एक अच्छा बहाना था उस लड़की से फिर से मिलने का। वो उस लड़की के घर पहुंचा जहां उसने पिछली रात ही उसे ड्रॉप किया था। दरवाजे के बेल को कुछ देर तक बजाने के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे को खोला और उस लड़के के हाथ में उस स्कार्फ को देखकर उसे अंदर आने को कहा। उस लड़के को ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर वो घर के अंदर घुस गया। उसने उस पूरी औरत को बताया कि वो उस स्कार्फ को लौटाने आया है जिसे उसकी बेटी ने उसके कार में ही छोड़ दिया था। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस लड़के को बताया कि उनकी बेटी तो काफी साल पहले उसी रोड पर एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। जहां वो उससे मिली थी उसी रास्ते में
हर साल कुछ लोगों को वो दिखती है लिफ्ट मांगते हुए। जो उसे लिफ्ट देते हैं वो बच जाते हैं, पर जो उसे लिफ्ट नहीं देते उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक उसी जगह जहां उसकी मौत हुई थी। और हर एक्सीडेंट वाली कार के बैक सीट में ये सेम स्कार्फ मिलता है। अच्छा हुआ जो तुमने उसे लिफ्ट दिया, नहीं तो तुम्हारे कार के बैक सीट में ये स्कार्फ तो मिलता, पर शायद तुम उसे देने नहीं आते। दोस्तों, ऐसे कई सारे कहानियां हैं हमारे इस देश में और सभी इतने इंटरेस्टिंग है कि कहीं ना कहीं सभी कहानी एक जैसी लगने लगती है। जैसे कि शिमला में एक टनल है, बारूक टनल या फिर टनल नंबर 33 के नाम से, और कहा जाता है कि ये टनल हॉन्टेड है। मैंने इंस्टाग्राम में इसके बारे में एक स्टोरी शेयर की है। इस टनल के आसपास काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसका कारण किसी को नहीं पता, पर लोगों का मानना है कि वो टनल भूतिया है। कहा जाता है कि इस टनल को बनाते वक्त वहाँ कई मजदूर मारे गए थे और उन्हीं मजदूरों के भूतों को वहाँ चलने वाली गाड़ियों की आवाज़ें पसंद नहीं है। कई बार रात के वक्त कुछ लोगों ने तो एक काले कपड़े पहने हुए एक औरत को इस टनल के आसपास चलते भी देखा है। एक लोकल ड्राइवर की माने तो उसने उस औरत के गोद में एक बच्चे को भी देखा है। ये देखकर उसने अपनी गाड़ी को रोका और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसे पता चला कि वहां कोई नहीं था। उसी टनल के आसपास कई बार रात के वक्त कुछ लोगों ने किसी बच्चे की रोने की आवाज भी सुनी है। रिपोर्ट ये भी है कि टनल से कार को चलाते वक्त म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है या फिर म्यूजिक सिस्टम ही खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो टनल की वो आत्माएं शांति में ही रहना पसंद करती है। एक्सपर्ट की माने तो ऐसी घटनाओं का कारण वहां किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या फिर अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो भी हो सकता है। पर क्या सच में ये सब घटनाओं का कारण नेचुरल है, या फिर मे बी, जस्ट मे बी, देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल बिहाइंड ऑल ऑफ द मेंशन्ड स्टोरीज। सच में कभी कभी सोचने में ही डर लगता है कि हमारे दुनिया की दूसरी ओर की जो दुनिया है वहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी उपस्थितियों को जाहिर करने के लिए इस हद तक जा सकती है। सो गाइस, इसी के साथ खत्म करते हैं आज के डर यानी कि दहशत रविवार को। सवाल वही रहेगा कि ये सब कहानी सच है या नहीं। क्या सच में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अपने घर में लौटना चाहती है, या फिर मरने के बाद भी वो आपको अपनी उपस्थिति के बारे में बताना चाहती है? क्या सच में वो ड्राइवर को टनल नंबर 33 से दूर रखना चाहती है? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट में आप सभी का इंतजार रहेगा और जाने से पहले उस खून से लाल हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले और उस बेल आइकन वाली मंदिर की घंटी को भी एक बार बजा लेना, जिससे आपको डर थोड़ा कम लगेगा। बाय बाय दोस्तों।